हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें शामिल होती हैं जिनका इस्तेमाल तो हम करते हैं, पर हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका इस्तेमाल हमारी लाइफ की एक हैबिट बन चुकी होती है। ये चीजें बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे खाने में नमक। खाना तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते कि नमक का क्या महत्व है जब तक हम उसे अपने खाने में मिसिंग ना पाएं। दोस्तों, ऐसी एक चीज है रबड़। देखा जाए तो रबड़ आजकल हमारे रेगुलर लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले नटराजन रबड़ हो या बाल में लगने वाले हेयर बैंड, चाहे वो सुबह फूलों में पानी डालने की बात हो या गाड़ी से कहीं जाने की बात हो, ये सारे ही काम बिना रबड़ के मुमकिन नहीं है क्योंकि पानी डालने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है जो कि रबड़ से बनती है, और गाड़ी में टायर की आवश्यकता होती है और वो भी रबड़ का ही बना हुआ होता है। दोस्तों, इन सब जगह इसके यूज को देखते हुए आप इस रबड़ के महत्व को तो समझ ही चुके होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी जगह यूज होने वाला ये रबड़ आखिर बनाया कैसे जाता है? अगर आपने कभी ये सवाल नहीं सोचा तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे रबड़ पेड़ों से हमारे घर तक पहुंचता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रबड़ जिसे कई बार अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडिया रबड़, लेटेक्स, अमेजोनियन रबड़, काउचो आदि। असल में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन से बने हुए पॉलीमर्स से बनता है जिसमें न्यूनतम मात्रा में और भी इम्प्योरिटीज पाई जाते हैं। आज के टाइम पे दो देश, थाईलैंड और इंडोनेशिया, रबड़ के लीडिंग प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। पॉली आइसोप्रीन के अलग अलग फॉर्म्स जो कि नेचुरल रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इलास्टोमर्स कहा जाता है। आज के समय में रबड़ को ज्यादातर रबड़ ट्री या अन्य पेड़ों से निकले लेटेक्स से बनाकर तैयार किया जाता है। लेटेक्स एक चिपचिपा और दूध की तरह सफेद दिखने वाला पदार्थ होता है। ये पेड़ लेटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रबड़ बनाने के लिए सबसे जरूरी है लेटेक्स को कलेक्ट करना। जब बात उनके कलेक्शन की आती है तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ के इन पेड़ों के बाग पर एक डीप कट बनाया जाता है जो कि पर्याप्त मात्रा में गहरा होता है। इस कट के कारण इस पौधे में से बूंद बूंद करके दूध बाहर निकलता रहता है और इसे इकट्ठा करने के लिए इससे एक बाल्टी को कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि इस निकलते हुए दूध को कलेक्ट कर लेती है। जब ये लेटेक्स पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इन्हें बड़े बड़े टैंक्स में पलट दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ एक ही पेड़ से नहीं होता, बल्कि जितने भी पेड़ होते हैं सब पे यही टेक्निक अप्लाई की जाती है। इस प्रोसेस को टैपिंग कहा जाता है। टैपिंग के लिए अक्सर सबसे ज्यादा अनुकूल समय प्रातःकाल का होता है क्योंकि उस वक्त लेटेक्स की वेसल्स में बहुत प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड होती है और उस वक्त सबसे ज्यादा लेटेक्स इकट्ठा हो पाता है। इसके बाद शुरू होता है रबड़ को फॉर्म देना जिसमें असल में ये इस्तेमाल किया जाना है। हम सबको पता है कि जो रबड़ हमें मिलती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और वो सॉलिड ही नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा रिजिड भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें इस फॉर्म में रबड़ ऑब्टेन करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से इस लेटेक्स को गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर हमें रबड़ उस फॉर्म में प्राप्त होगा जिसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो इन बड़े टैंक्स में कलेक्ट किए हुए लेटेक्स को उसी तरह से फाड़ा जाता है जैसे दूध में नींबू का रस डालकर पनीर बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए हम नींबू की जगह फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेटेक्स की क्वालिटी के हिसाब से उसमें फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है और फिर उसे 12 घंटों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अपने आप ही इस दौरान लेटेक्स कोगुलेट होकर जम जाता है और उसमें से पानी अलग हो जाता है। फिर इन रबर शीट्स को उठाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रख दिया जाता है क्योंकि असल में इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस रबड़ को पहले एक मशीन के द्वारा प्रेस करके इनको और भी पतली शीट में बदला जाता है और फिर शीट्स को मार्किंग मशीन में डालकर इन्हें एक प्रॉपर टेक्सचर दे दिया जाता है। जब मार्किंग मशीन्स में से रबड़ की पतली शीट्स बाहर आती हैं तो उन्हें धोकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनको जब लगभग 3 दिनों तक सही से सुखा दिया जाता है तब इनका कलर सफेद से बदलकर रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है। इसके बाद इन्हें फिर एक ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर लगातार धुएं की सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से ये शीट्स न सिर्फ डार्क ब्राउन हो जाते हैं बल्कि इन शीट्स की क्वालिटी भी इसकी वजह से काफी बेहतर हो चुके होते हैं। लेकिन अभी भी इसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती और इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए आगे और भी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इन रबर शीट्स को लगभग 140 डिग्री तापमान पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में सल्फर से रिएक्ट करवाया जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से ये रबड़ न सिर्फ और हार्ड हो जाता है बल्कि इसकी इलास्टिसिटी भी कई गुना तक बढ़ जाती है। इन सारी प्रोसेसेस के बाद भी ये रबड़ ऐसा तक हार्ड नहीं हो पाता है कि उसे पाइप और टायर जैसी सख्त चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसको इस्तेमाल करने के लिए अभी हमें इसे एक और प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ेगा जिसका नाम है वल्कनाइजेशन।
वल्कनाइजेशन के प्रोसेसिंग के दौरान इस रबड़ को कार्बन और ब्लैक पाउडर से मिक्स करके आगे मशीनरी में भेज दिया जाता है। मशीनरी में इस रबड़, कार्बन और ब्लैक पाउडर को मिक्स करके इसको कई बार कंप्रेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसके बाद ये एकदम परफेक्ट रबड़ में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी वल्कनाइजेशन के इस प्रोसेस की वजह से ही टायर में इस्तेमाल किए जाने वाले रबड़ का कलर काला हो जाता है, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि टायर ब्लैक कलर के ही होते हैं। ये तो हो गई नेचुरल रबर मेकिंग प्रोसेस, लेकिन आपको बता दें कि रबड़ को बनाने के और भी कई तरीके होते हैं। कई बार रबड़ को सिंथेटिक तरीके से लैबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। पहली बार सिंथेटिक रबड़ को लैबोरेटरीज में 1909 में बनाया गया था, लेकिन काफी समय तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नेचुरल रबर की कमी होने लगी तो सिंथेटिक रबर के उत्पादन को बढ़ाने की डिमांड बढ़ गई। ये एक तरह के पॉलीमर्स के ही एसोसिएशन से बनाया गया था और असल में नेचुरल रबर से भी कहीं ज्यादा तापमान को सहने की क्षमता रखता था। अब तो सिंथेटिक रबर के प्रोडक्शन को टोटली कंप्यूटराइज कर दिया गया है और सिर्फ एक कंट्रोलर बैठकर कंप्यूटर से ही इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है। कैमरे में ये सारे प्रोसेसेस उसके सामने चलते रहते हैं। रबर प्लांट असल में खुद ही 400 मीटर में फैला हुआ होता है और इसमें कई बड़े बड़े रिएक्टर्स भी शामिल होते हैं। साथ ही रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स भी मौजूद होते हैं। इसके रॉ मटेरियल के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उस पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड को ब्यूटाडीन कहते हैं और इसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले सॉल्वेंट को हेक्सेन कहा जाता है। इसके बाद इन्हें फर्दर पाइप्स के थ्रू बॉयलर में भेजा जाता है, जहां बॉइलिंग के दौरान इनकी प्यूरिफिकेशन होती है। इसके बाद ब्यूटाडीन और हेक्सेन को एक साथ मिला दिया जाता है और उसमें कैटलिस्ट को ऐड कर दिया जाता है। कैटलिस्ट की वजह से ये रिएक्शन एक्चुअल रिएक्शन टाइम से कई गुना ज्यादा जल्दी हो जाता है। इस रिएक्शन की वजह से इन पदार्थों की केमिस्ट्री बदल जाती है और ये एक नए रासायनिक पदार्थ को जन्म देता है। इस नए प्रोडक्ट का नाम होता है पॉलीब्यूटाडीन, जो कि टायर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस रिएक्शन को सही समय पर रोक दिया जाए। इसके लिए भी रिएक्टर टैंक्स में कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ता है। इसके बाद इसमें से जो रबड़ निकलती है उसे भी कुछ एडिटिव्स की मदद से और बेहतर बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें स्टोरेज टैंक्स में भेज दिया जाता है, जहां इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जो भी एडिटिव्स इसमें ऐड किए गए हैं वो नीचे सेटल न हो जाएं, जिसके लिए इन्हें लगातार स्टर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे रिएक्टर में यह लिक्विड एक वनीला शेक की तरह लगातार स्टर किया जा रहा है। इसके बाद इस प्रोडक्ट को अगले कोगुलेशन यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर सॉल्वेंट को इसमें ऐड करके इसे बॉईल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दूध में नींबू डालकर कभी कभी उसे गर्म करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ही फट के पनीर अलग होता है और पानी अलग। कोगुलेशन यूनिट में भी ऐसा ही होता है और इसमें रबड़ के छोटे छोटे से लम्प्स अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है। फिर कन्वेयर की मदद से इसमें से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद जो रबड़ हमें मिलती है वो असल में बर्फ जैसी होती है। उसे ड्राई करने के लिए उसे स्पाइरल ड्रायर में भेजा जाता है। इसके बाद ब्लेयर मशीन को यूज करके इन लम्प्स को आपस में कॉम्पैक्ट पैकिंग के द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में बदल दिया जाता है। जब इंस्पेक्टर इस रबड़ को चेक कर लेता है और उसे अप्रूव कर देता है तो इस रबड़ को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि नेचुरल रबड़ तो नहीं होता, लेकिन तब भी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली रबड़ को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।